Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पीछे के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 3 में हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, इसके अलावा मेंडल्स के सक्सेस का रीजन, इसके साथ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में देखा। अलग अलग तरह के जीन के लिए क्रॉस क्या होगा ये दिखाया गया। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज, यानी कि प्री मेंडेलियन मेंडल किस चीज को डिस्कवर किया, और आज जो शुरू करेंगे वो होगा मेंडल के बाद मेंडल के नियम को या मेंडल के नियम पर आधारित किस तरह का की खोज हुई, और उसके साथ मेंडल्स के नियम कहां पर फेल हुए, यानी कि मेंडल्स कहां फेल हुए, उसको किस तरह से सुधार किया गया और आज हम लोग उसको किस तरह से जान रहे हैं। इन सारे बातों का चर्चा आज के लेक्चर में किया जाएगा। शुरू करेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज का मतलब है कि मेंडल्स के बाद जो भी साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च किए, जहां पर इसकी गलती थी या जरा सा थोड़ा बहुत मिस्टेक था, उस मिस्टेक को किस तरह से जो है ठीक किया गया। शुरू करते हैं। मुख्य रूप से इसमें जो इस डिस्कवरीज का मेंडल के बाद का जो डिस्कवरी था उसमें हम लोगों को पढ़ना है जीन इंटरेक्शन। ध्यान देंगे जरा, जीन इंटरेक्शन है क्या? तो किसी भी एक जीन का दो एलील अगर आपस में जुड़ेगा, अटैच होगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे जीन इंटरेक्शन। जैसे एक किसी भी हाइट का बात करें तो उस हाइट में दो जीन है क्या सब? एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग जीन इंटरेक्शन नाम देते हैं। जीन इंटरेक्शन दो तरह का हो सकता है। पहला जो होगा नंबर 1 वो होगा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, और दूसरा जो होगा वो होगा इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ध्यान दीजिए, इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या है और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन क्या है। तो इंट्राजेनिक का मतलब है कि दो अलग अलग जीन के एलील के बीच जब इंटरेक्शन होगा। ध्यान देंगे, इंट्राजेनिक का मतलब क्या हुआ? उल्टा हो गया। इंट्राजेनिक का मतलब होगा कि एक ही जीन के, जीन कितना है? एक ही जीन के दो एलील, एक ही जीन के दो एलील। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ दोनों का जीन क्या एक ही है ना, हाइट वाला। और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन क्या होगा कि दो अलग अलग जीन, जैसे अगर हम लोग मान ले सीड शेप और सीड कलर, क्या हो गया? बदल गया। शेप और कलर क्या हुआ? बदला ना? अरे बोलो, बदल गया। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कह देंगे? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। दो अलग जीन के साथ दो अलग जीन के अंदर या दो अलग अलग जीन के एलील के साथ अगर ये होगी तो इसको हम लोग क्या देंगे? क्या? चलिए, तो सबसे पहला हम लोग देखें इंट्राजेनिक और दूसरा इसके बाद आता है आपका इंटरजेनिक। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में क्या सब हो सकता है और इंटरजेनिक इंटरेक्शन में क्या होगा, और उसके बाद बारी बारी से उन सारे चीजों को हम लोगों को करना है स्टडी।
तो इंट्राजेनिक में आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंट्राजेनिक में आ जाता है आपका नंबर ए में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा आता है कंप्लीट डोमिनेंस, तीसरा आ जाता है आपका मल्टीपल एलील्स, और इसके बाद आ जाता है आपका लीथल जीन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स और लीथल जीन, ये चारों जो है हम लोगों को देखना है किसमें, तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में। इंटरजेनिक इंटरेक्शन में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है इपिस्टेसिस, इसके बाद पढ़ना है ड्यूप्लीकेट जीन, इसके बाद पढ़ना आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और इसके बाद आपको लास्ट में जो है वो पढ़ना है सप्लीमेंट्री जीन। दो अलग जीन के अंदर जब दो अलग अलग जीन के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो उस इंटरेक्शन को कह देंगे हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन। जब एक ही जीन के साथ हो रहा है ये सारा तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, इंटरजेनिक इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ये सारा हम लोग मेंडल्स का लॉ कहीं भी इस पे लागू नहीं होगा, कहीं होगा अगर तो वो गलत साबित हुआ। कुछ जगह पर मेंडल्स का लॉ जो है वो सही साबित नहीं होता है, और इन्हीं चीजों को मुख्य रूप से हम लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। शुरुआत करेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस से टॉपिक का। ध्यान देंगे जरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कहना है, सबसे पहले मेंडल्स के लॉ को समझिए। मेंडल्स का नियम क्या कहेगा, मेंडल्स का नियम कहता है कि अगर हम लोग दो कैरेक्टर को एक साथ मिलाए, दो अलग अलग कैरेक्टर को क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और दूसरा कैरेक्टर आपका रिसेसिव होगा। जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव वाले के कैरेक्टर को दबा देगा और उसी का कैरेक्टर केवल देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले तो टॉल और ड्वार्फ को हम लोग पीछे क्रॉस करवा चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। वहां पर जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था, ये था F1 जनरेशन का रिजल्ट हम लोगों के पास ही आया था कि ऑल प्लांट्स आर टॉल इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ रहे हैं ना। होमोजाइगस ध्यान दीजिए, अगर इसको जरा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ लीजिए, ये आज के लेक्चर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों जीन इस तरह से इसका एलील कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा क्या, होमोजाइगस। ये क्या होगा, होमोजाइगस। अगर देखिए ये टॉल है और ये भी क्या है, टॉल है, ये भी टॉल है, तो यहां पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। बात समझ गए। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन यही है कि अगर एक ही तरह का एलील है कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर्स को तो वो होमोजाइगस है, और अगर अलग अलग तरह का एलील कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर्स को तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। चलिए
अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं होमोजाइगस में ये भी कंडीशन होगा, ये भी आपको याद रखना, स्मॉल टी वाला अगर कंडीशन है तो ये भी होमोजाइगस का ही कंडीशन होगा। चलिए होमोजाइगस कंडीशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए जरा क्या कहता है। मेंडल्स का कहना ये था कि होगा क्या कि अगर दो कैरेक्टर को हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारा जो तीसरा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, जो नया कैरेक्टर आएगा वो क्या होगा, उसमें से जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा वो रिसेसिव वाले को दबा देगा। लेकिन हर जगह ये बात सही नहीं हुई, कुछ जगहों पर हम लोग को ऐसा भी देखने के लिए मिला कि वहां पर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को पूर्ण रूप से रिसेसिव स्टेट में नहीं पहुंचा पा रहा है, यानी कि रिसेसिव वाला भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट जो है अगले जनरेशन में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर तो होगा ही, दिखाई भी दे रहा है। एज एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आप अगर ले लेते हैं एक फ्लावर लीजिए रेड और दूसरा फ्लावर आप ले लीजिए व्हाइट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल देखिए, रेड और व्हाइट आपके पास दो फ्लावर है, रेड के लिए आप कैपिटल आर यूज करेंगे और व्हाइट के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे। अब यहां पर हम लोगों को यह पता है कि सर ये जब ये जो होगा ये डोमिनेंट होगा और ये वाला जो होगा ये रिसेसिव होगा। अब इसको अगर हम लोग क्रॉस कराए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहां पर ये होना चाहिए था क्या, रेड होना चाहिए था, रेड, लेकिन ये रेड नहीं होता है, ये होता क्या है, तो होता है ये पिंक। कहने का मतलब, पिंक कहने का मतलब लाल भी, यानी कि रेड कलर भी थोड़ा सा इस कलर में और थोड़ा कैरेक्टर इस व्हाइटेस्ट का भी इसमें जो है आ चुका है। बस मेंडल्स का ये लॉ, मतलब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल कह रहा था उसी बात का अपवाद जो है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये आपको पीछे ही कहा गया था और कहा गया था कि आगे इस चीज का डिस्कशन किया जाएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है यही कहता है कि हमेशा जब दो कैरेक्टर को मिलाया जाएगा तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव में से केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपको दिखाई नहीं देता है, किसी किसी केस में ऐसा भी होगा कि दोनों कैरेक्टर जो है एक साथ आएगा और कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा। बात समझे, और बात समझे, इनकम्प्लीट, हाँ तो एक्सेप्शन ही ना है, लॉ तो फेल कर गया ना मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां क्या है, फेल है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग शुरू करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या सब एग्जाम्पल है, तो यहां हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले फ्लावर कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट, इसके बाद फ्लावर कलर ऑफ स्नैप ड्रैगन फ्लावर या डॉग फ्लावर के भी नाम से उसको हम लोग जानते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एंडेलोसियन फाउल। तीनों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 4 o'clock प्लांट, या इसका दूसरा नाम मिराबिलिस जलापा भी है। 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। चलिए, द मार्वेल ऑफ पेरू और 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट का दूसरा नाम मार्वेल ऑफ पेरू भी है, इज द मोस्ट कॉमनली ग्रो ऑर्नामेंटल स्पीसीज ऑफ मिराबिलिस प्लांट। एक प्लांट है जिसका यूज हम लोग करते हैं कहां, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए। इट्स अवेलेबल इन द रेंज ऑफ कलर, यहां काफी ज्यादा कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर देखिए जरा, मिराबिलिस जलापा का पूरा नाम क्या है, तो मिराबिलिस का मतलब लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है वंडरफुल, और जबकि जलापा का अगर हम लोग बात करें तो ये मैक्सिको में एक किसी भी राज्य की राजधानी का जो है नाम वर्क्यूज का कैपिटल है जलापा। तो यही से इस शब्द की उत्पत्ति जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं जरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है 4 o'clock प्लांट में क्या होगा और किस तरह से होगा, और इसका रिजल्ट जो है हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो देखिए जरा, अगर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये दिया गया था 4 o'clock प्लांट में, वही बात फिर से कार्ल कॉरेंस के द्वारा, यही वैज्ञानिक है जो मेंडल्स के सारे रूल को जो है ऊपर से क्या करते हुए आ रहा है, सही करते हुए आ रहा है। तो कार्ल कॉरेंस के द्वारा ही ये जो है दिया गया। यहां पर कहना था कि होमोजाइगस रेड फ्लावर 4 o'clock प्लांट वाज क्रॉस्ड टू होमोजाइगस व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट। कहने का मतलब आपका यह है, यहां समझेंगे आसान से, कि यहां पर जो रेड कलर है, कलर
कलर, ये क्या हो गया रेड, इससे डिनोट किए, और इसको हम लोग क्रॉस कराए किससे, तो CW यानी कि कलर हो गया इसका व्हाइट, ठीक है। रेड कलर फ्लावर को, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्रॉस करा दिए व्हाइट कलर फ्लावरिंग प्लांट से। गैमेट अगर हम लोगों को F1 जनरेशन में देखने के लिए मिला तो वो मिला CR और CW, CR और CW। ये क्या होता है, इसका कलर हो गया आपका पिंक, कलर हो गया पिंक। अब देखिए इसको जब आगे क्रॉस कराया गया, फर्दर अगर हम लोग इसको क्रॉस करा दे कहा F2 जनरेशन के लिए, किसके लिए क्रॉस करा दे, F2 जनरेशन। यहां अगर ध्यान देंगे तो ये हो गया आपका पेरेंट P जनरेशन, ये हो गया आपका F1 जनरेशन, ये हो गया P जनरेशन, ये हो गया F1 जनरेशन। अब इसको हम लोग अगर F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे तो यहां क्या करवा देंगे, सेल्फिंग, बोलो सेल्फ ब्रीडिंग यहां क्या है, करवा दिया जाएगा। तो देखिए जरा सेल्फ ब्रीडिंग होगा तो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेल्फ ब्रीडिंग इसका करवाए तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पहले अगर गेमीट अलग करे तो CR CW मेल के लिए, दूसरा CR CW। इसका अगर हम लोग क्रॉस कराए तो हम लोग इस दोनों को पहले कराएंगे तो CR, ये भी CR CW, इस दोनों को कराए तो CR CW, और इस दोनों को कराए तो CW CW। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ध्यान दीजिए पूर्ण रूप से यहां लागू हो रहा है, यहां लागू हो रहा है। यहां पर क्या होगा, इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो कलर है रेड, ये पहला जनरेशन में यहां पिंक आया, अब यहां पर क्या हुआ, रेड भी आया, व्हाइट भी आया, और आपको पिंक सॉरी रेड भी आया, व्हाइट भी आया, और यहां पर आपको पिंक भी देखने के लिए मिलेगा। जबकि हमारा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या कहता है, दो ही कलर आपको देखने के लिए मिलता, डोमिनेंट अलग रिसेसिव अलग। लेकिन यहां क्या हो रहा है, डोमिनेंट अलग रिसेसिव अलग, और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा था वो भी इस जनरेशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यही 4 o'clock प्लांट का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आपका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन और स्नैपड्रैगन, दूसरा नंबर है स्नैपड्रैगन। ध्यान दीजिए जरा, स्नैपड्रैगन इसको क्यों कहा जाता है, स्नैपड्रैगन फ्लावर का इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर देखें, सबसे पहले इसका नाम देखिए कि स्नैपड्रैगन क्या है। ये ऐसा प्लांट है कि इस प्लांट का जो फ्लावर होगा उसको अगर हम लोग दबाए तो इसका जो मतलब जो फ्लावर है वो क्या होता है कि डॉग की तरह आगे से, स्नैपड्रैगन की तरह क्या होगा, आगे से खुलेगा। बस इसी कारण से इस फ्लावर का नाम पड़ गया क्या, स्नैपड्रैगन फ्लावर। यहां पर स्नैपड्रैगन फ्लावर का या डॉग फ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, चलिए स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है वो है क्या, एंट्रीहीनम मैजस। ये एंट्रीहीनम मैजस का अगर हम लोग बात करें तो इसमें से एंट्रीहीनम जो है वो क्या है, जीनस है, और जो मैजस है ये हो जाता है क्या, स्पीसीज। चलिए एंट्रीहीनम इज जीनस ऑफ प्लांट कॉमनली नोन एज ड्रैगन फ्लावर और स्नैपड्रैगन्स बिकॉज ऑफ द फ्लावर fancied resemble to the face of dragon that opens the closes its mouth when laterally squeezed। यानी कि अगर हम लोग क्या करें कि उसको दबा दे, उसको दबाए तो वो जो हमारा फ्लावर है वो क्या होता है कि ऊपर से मतलब ड्रैगन की तरह जो है उसका मुंह खुलता है, इसलिए हम लोग इसको कह देंगे क्या, स्नैपड्रैगन। चलिए क्रॉस आपको खुद से करवाना है, अब यहां पर क्रॉस आपको नहीं बताया जाएगा। यहां ध्यान दीजिए जरा, केवल आपको जीनस गैमेट लिख दिया जा रहा है या जीन लिख दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद आप क्रॉस कराते रहिएगा। अगर हम लोग रेड स्नैपड्रैगन, रेड वाला जो है रेड फ्लावर का क्रॉस व्हाइट फ्लावर से करवाए तो रिजल्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये फिर आपको पता है कि सर इसको अगर क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में आपको पिंक देखने के लिए मिलेगा, F2 जनरेशन में यानी कि जब इसका सेल्फिंग आप करा दे तो वहां आपको जो है रेड भी मिलेगा, वहां आपको व्हाइट भी मिलेगा, और वहां आपको सर पिंक भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस कराएंगे खुद से और रिजल्ट आपको जो आएगा वो देख लेंगे। अगर आप
रेशियो निकाले जीनोटाइप फिनोटाइप तो मोनोहाइब्रिड वाला ही रेशियो निकलेगा, अगर जीनोटाइप निकाले तो 3:1 निकलेगा, और अगर फिनोटाइप निकाले तो 3:1 निकलेगा, और जीनोटाइप अगर आप निकालते हैं तो उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है 1:2:1। ठीक है, यहां देख लीजिए जरा 1:2:1, 1:1 ये कितना है, रेड वाला 1, पिंक वाला 2 और व्हाइट वाला 1। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप बात करेंगे तो सर ये जो है ये हो गया कितना, ये लाल वाला 1 और ये व्हाइट वाला 1, और ये हो गया कितना, सॉरी ये लाल जो है वो 3 और ये व्हाइट हो गया कितना 1, यानी कि फिनोटाइप रेशियो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। बस इसी तरह से ये 4 o'clock प्लांट और स्नैपड्रैगन का जो है, स्नैपड्रैगन प्लांट का जो है कहानी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कहा, तो एंडेलोसियन फाउल। एंडेलोसियन फाउल, इससे पहले आप इसका जगह थोड़ा सा जो है दाएं बाएं देख लीजिए। ओरिजिन इसका स्पेन है, स्पेन का एक शहर है एंडोलोसिया, वहीं से इस फाउल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस फाउल को हम लोग नाम क्या देते हैं, एंडेलोसियन फाउल। स्पेन के एंडोलेशिया शहर से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, एंडेलोसियन फाउल। एंडेलोसियन फाउल, ध्यान देंगे कि ये जो एंडेलोसियन फाउल है, ये जो एंडेलोसियन फाउल है क्या होता है कि यहां पर इसका जो एंडेलोसियन फाउल का जो क्रॉस अगर हम लोग देखें कि यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस तरह से शो होगा, तो यहां पर क्या किया जाएगा कि जो ब्लैक कलर का एंडेलोसियन फाउल है इसको हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट कलर के एंडेलोसियन फाउल से क्रॉस करवाएंगे, तो जो रिजल्ट आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आपका रिजल्ट क्या आएगा ये आपको खुद से करना है। रिजल्ट आपका सेम आएगा, केवल पिंक नहीं होगा क्योंकि वहां आप रेड और व्हाइट को क्रॉस करा रहे थे, और यहां जो आपका क्रॉस हो रहा है वो चल रहा है ब्लैक और व्हाइट के बीच, तो क्रॉस क्या होगा ये आप देख लेंगे। ब्लैक और व्हाइट का क्रॉस होता है तो जनरली ब्लू कलर का ओरिजिनेशन होता है। F1 जनरेशन में रिजल्ट आपका आएगा ब्लू, ठीक है। उसके अगले जनरेशन में जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो ब्लैक भी आएगा, व्हाइट भी आएगा, और उसके साथ के साथ ब्लू कलर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, कहा तो एनिमल्स और प्लांट में। अब हम लोग आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमन का जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन ह्यूमन का चर्चा करेंगे। और अगर हम लोग ह्यूमन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बात करें तो ह्यूमन में कोई भी, किसी भी ह्यूमन में कोई क्लियर कट केस यानी कि सीधा सीधा केस जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सीधा सीधा केस कहने का सेंस ये है कि जब हम लोग ह्यूमन का स्टडी करें किस चीज के लिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, तो फिनोटाइप में ये कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा, जबकि जीनोटिपिक यानी कि जीनोटाइप लेवल पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलता है कि हाँ इस पर्सन, ये जो पर्सन है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से जो है क्या है, पीड़ित है, या यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर कट काउज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर रिलेटिवली रेयर। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, इवन व्हेन वन एलील सीम्स टू हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द अदर, केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट रेदर द फिनोटाइप ऑफन रिवर्स द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब यह है इसका सेंस कि यही कि अगर दो जीन को क्रॉस करवाए और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टडी करे तो वहां हम लोग देखेंगे कि अगर एक भी काम कर रहा है तो फिनोटाइप में वो कैरेक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एग्जांपल से समझिए, अगर मान लीजिए कि मदर और फादर का जीन मिला और उसी जीन से क्या होना है कि कुछ एंजाइम का सिक्रीशन होना है। मदर और फादर का जीन मिला और वहां से कुछ सिक्रीशन होना, कुछ एंजाइम का, जो उस बेबी के बॉडी के अदर एक्टिविटी के लिए क्या है, जरूरी है। हुआ क्या कि अगर मदर का जीन सिक्रीट कर रहा है वो एंजाइम और फादर का जीन नहीं कर रहा है, मदर के जीन से सिक्रीशन हो रहा है लेकिन फादर के जीन से सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि फिनोटाइप में उस बच्चे में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 50% भी एंजाइम आया तो उसका जो बॉडी फंक्शन है वो क्या होगा, नॉर्मल चलते रहेगा। बात समझ गए? वो क्या होगा, नॉर्मल
चलते रहेगा उसका बॉडी फंक्शन और इस तरह से उसमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वही अगर हम लोग जीनोटाइप पर स्टडी करें यानी कि जीन का स्टडी करने लगे तो हम लोग को यह देखने के लिए मिलेगा कि उसका जो जीन है वहां पर क्या है कि आधा ही जीन जो है मदर्स वाला जो कैरेक्टर आया था वही केवल एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है और फादर वाला इस तरह का कोई कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता है। और हमेशा हम लोग जीनोटाइप स्टडी, जीनोटाइपिक स्टडी जो है वो ह्यूमन के केस में करना संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग मानते नहीं है, मतलब कहा जाता है ये रिलेटिवली रेयर माना जाता है। Enzyme deficiency in which threshold level is necessary for health illustrate both complete and incomplete luminance depending upon the one evaluated the phenotype। फिनोटाइप की अगर बात करें तो वो क्या होगा, अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कुछ केस आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर अगर हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस में अंतर पता करने लगे तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या फिर कंप्लीट डोमिनेंस। अब पता कैसे चलेगा, तो अगर आप होल बॉडी के लेवल पर चेक करें यानी कि फिनोटाइप चेक कर रहे हैं, बॉडी को देख करके बता रहे हैं कि इसमें वो मतलब किसी तरह का कैरेक्टर है या मतलब किसी तरह का डिफिशियंसी है या नहीं, तो आपको यह पता चलेगा कि वहां किसी तरह का कोई डिफिशियंसी नहीं है। लेकिन जब आप एंजाइमेटिक लेवल पर चेक करें यानी कि लेवल्स ऑफ एंजाइम चेक करें, लेवल्स ऑफ एंजाइम क्या है, तब हम लोग को पता चलता है कि वहां लेवल्स ऑफ एंजाइम जो है वो क्या किया हुआ है, डिक्रीज किया हुआ है। तो यानी कि दो तरफ से हम लोग जब स्टडी करेंगे होल बॉडी लेवल पर और एंजाइमेटिक लेवल पर, तब हम लोगों को पता क्या चलेगा कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या फिर कंप्लीट डोमिनेंस। तो देखिए जरा, ह्यूमन में दो तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने के लिए मिलता है। क्या सब मिलता है, तो सबसे जो पहला नंबर 1 में आपको मिलेगा वो मिलेगा टे सेक डिजीज, टे सेक डिजीज, और दूसरा आपको मिलता है फैमिलियल हाइपर, फैमिलियल क्या है, हाइपर, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, कोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ध्यान देंगे जरा, टाइसेक डिजीज और फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमेलिया, कोलेस्ट्रोलेमिया, यहां पर दोनों चीज यही है, आपको समझा जाएगा कि होल मतलब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब कहेंगे और कंप्लीट डोमिनेंस कब कहेंगे, कब इस केस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रखा जाएगा और कब कंप्लीट डोमिनेंस में आएगा। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल किसमें पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो हम लोग को अभी समझना क्या है कि सर ये जो है ना ये भी कहां है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही है। तो सबसे पहला हम लोग शुरू कर देते हैं नंबर 1, टे सेक डिजीज, टे सेक डिजीज। चलिए, टे सेक डिजीज का अगर हम लोग बात करें तो डिस्कवर्ड किया गया था 2 डॉक्टर के द्वारा, वॉरेन टे और बैरंड सेक, ठीक है, इसलिए नाम पड़ा इसका क्या, टे सेक डिजीज। कौन सब थे, तो डॉक्टर थे वॉरेन टे, वॉरेन टे एंड बर्नार्ड सेक, बर्नार्ड सेक के द्वारा ये डिजीज डिस्कवर किया गया था और ये दोनों नाम आपको याद रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे जरा कि इस डिजीज में इट इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर, हेरिटेड होता है कैरेक्टर यानी कि पेरेंट से जो है आगे जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस डिसऑर्डर में होगा क्या, तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इफेक्ट होगा। बात समझ गए, ये क्या होगा, लिपिड का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म समझ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म समझ रहे हो, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन फाउंड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इफेक्ट होगा, यानी कि लिपिड का पूरा मेटाबॉलिज्म वहां संभव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तो वो जरा देखिए। तो ये जो डिजीज है, मतलब ये जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा है एंजाइम बीटा हेक्सोसामिनाइडेज। यहां ध्यान देंगे जरा, यहां पर ये हम लोग लिखे जरा अगर, तो ये है हेरिडिटरी डिसऑर्डर, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। ये जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है यहां होगा क्या कि अफेक्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म,
और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म हम लोगों के बॉडी में जिस एंजाइम से हो रहा है उसका हो जाता है यहां डिफिशियंसी। तो यहां ध्यान दीजिए जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म ये हो रहा है किसके द्वारा? तो हो रहा है ये बीटा हेक्सोसामाइनेडेज, बीटा हेक्सोसामाइनेडेज, बीटा हेक्सोसामाइनेडेज एंजाइम जो है वो हमारे बॉडी में क्या कर रहा है? लिपिड का कर रहा है मेटाबॉलिज्म। अब इसके कारण होगा क्या? अब ये जो एक्यूमुलेशन यानी कि अगर ये डिफिशियंसी हो गया, ये एंजाइम यहां ध्यान दीजिए, अगर ये एंजाइम बीटा हेक्सोसामाइनेडेज एंजाइम का अगर हुआ डिफिशियंसी तो क्या होगा? लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और लिपिड का मेटाबॉलिज्म अगर रुका तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे बॉडी में स्फिंगोलिपिड और गैंग्लियोलिपिड या गैंग्लियोसाइट्स जो है उसका हो जाना, मतलब जमा हो जाना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि लिपिड का ये अलग अलग फॉर्म है। जो अगर लिपिड स्टोर होने लगे, मतलब कि लिपिड अगर टूटता नहीं है तो ये दो चीज में क्या होगा? कन्वर्ट होगा, स्फिंगोलिपिड और दूसरा जो है वो क्या होगा? गैंग्लियोसाइट्स। और ये होगा क्या कि इसके एक्यूमुलेशन के कारण ब्रेन हेमरेज का यानी फिर ब्रेन डैमेज का जो है क्या होगा? समस्या हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। बात समझ गए? ये टाइसेक डिजीज है। अब देखिए जरा टाइसेक डिजीज अगर क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें टाइसेक डिजीज का और पूरे होल बॉडी लेवल पर बात करें, होल बॉडी लेवल पर, तो ये क्या होगा? कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है। होल बॉडी लेवल पर ये क्या होगा? कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है। मतलब क्या कि सर जो ये वाला एंजाइम बीटा हेक्सोसामाइनेडेज एंजाइम जो है इसका जो सिक्रीशन कर रहा है ना, वहां पर हम लोग को पता चलेगा क्या कि वो क्या है? जो सिक्रीट नहीं कर रहा है वो वाला एंजाइम उसके ऊपर क्या है? प्रभावी है, इफेक्टिव है, डोमिनेंट है। या जो सिक्रीट कर रहा है वो वाला इफेक्टिव है। बात समझ गए? तो वो क्या हो गया? कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा अगर हम लोग एंजाइमेटिक लेवल पर बात करें तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। मतलब क्या कि तुमको पता ही नहीं चलेगा। सॉरी, एंजाइमेटिक लेवल पर अगर बात करें तो वहां तुमको आराम से पता चलेगा क्या कि वहां पर क्या हो रहा है कि सिक्रीशन जो है वो नहीं हो रहा है। बात समझ गए? तो वो क्या दिखा रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात समझिए या नहीं समझिए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब दिखाएगा? होल बॉडी लेवल पर। दो ही बात हो सकता है होल बॉडी लेवल पर, यानी कि एक पहला बात कि हमको पूरा पूरा देख के ही पता चले कि आदमी में जो है ये वाला जो बीटा हेक्सोसामाइनेडेज एंजाइम है ये सिक्रीट नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या? देख के पता नहीं चलेगा। देख के पता नहीं चलेगा कहने का मतलब क्या कि दूसरा केस ये हो सकता है कि एक तो देख के पता चल गया, दूसरा देख के पता नहीं चला। देख के पता चल गया इसका मतलब क्या कि हो ही नहीं रहा है सिक्रीशन, और देख के पता नहीं चला इसका मतलब क्या? थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब जितना का जरूरत है उससे थोड़ा बहुत कम हो रहा है, तो उसका बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो हम लोग को पता नहीं चला। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत, वही जो थोड़ा बहुत वाला कंडीशन है उसका जब एंजाइमेटिक स्तर पर हम एंजाइमेटिक लेवल पर चेक करने लगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो हो गया आपका, वो क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जांपल आपका हो जाएगा। ऑन अ होल बॉडी लेवल टाइसेक डिजीज डिस्प्ले कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, बिकॉज द हेटेरोजाइगस कैरियर इज अ हेल्दी एज अ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलिए एंजाइमेटिक लेवल पर अगर बात करें तो द हेटेरोजाइगस इज इंटरमीडिएट बिटवीन द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस जो डोमिनेंट होगा वो फुल एंजाइम लेवल होगा, और जो होमोजाइगस रिसेसिव होगा उसके पास एंजाइम ही नहीं होगा। बात समझ गए? हाफ ऑफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज सफिशिएंट फॉर हेल्थ व्हिच व्हाई एट द होल पर्सन लेवल द वाइल्ड टाइप एलीज इज कंप्लीटली डोमिनेंट। बात पता चला कि क्या है कि आधा भी अगर सिक्रीट हो रहा है तो क्या हो रहा है? बॉडी फंक्शन के लिए वो क्या है? नॉर्मल है, और वहां पता नहीं चल रहा है कि इस तरह का डिजीज कोई वहां है। बात समझ गए? चलिए अब देखिए, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल आर सीवियरली अफेक्टेड विद द फेटल lipid storage disorder and neonates die during their first 1 or 2-3 years of life। कहने का मतलब क्या कि जिसके बॉडी में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस है, ध्यान दो, ऐसे समझो, देखो ए और बी है, ठीक है, ए और बी दो अलग अलग एग्जांपल समझिए। एक ए है और दूसरा बी है, तो ये क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? ऐसे समझो, नहीं आ रहा है समझ। देखो एक्स एक्स और एक्स वाई, ये तो समझ ही रहे हो। अगर किसी पर्सन में क्या हुआ, कोई पर्सन अगर बच्चा मान के चलो एक्स एक्स है, उसके बॉडी में क्या है? एक्स और एक्स, और ये वाला सिक्रीट कर ही नहीं रहा है,
बात समझ गए। और दूसरा जो है इसका क्रॉस कराए तो ये x और ये x और y आया ना आएगा, x x। अब देखो x x और दूसरा क्या है आपका रिजल्ट x y, एक क्या आएगा x x और एक क्या आएगा x y, ये तो जानते हो ना। अब देखो कि अगर इस x ये होमोजाइगस x वाले के पास ये वाला एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, ये जो फीटस होगा इसका तो इसके बॉडी में तो एंजाइम होगा ही नहीं, यानी किसका हो जाएगा डेथ। लेकिन दूसरा कि एक x के एक y के पास है, मान लो इसके पास जो है प्रेजेंट है, तो ये जहां पर आया यहां पर आ गया तो क्या होगा, ये जो फीटस होगा उसमें पता आपको नहीं चलेगा, मतलब पता नहीं चलेगा होल बॉडी लेवल पर, लेकिन जब आप एंजाइमेटिक लेवल पर जाएंगे तो आपको ये बात पता चलना है। बात समझ गए। तो यही है आपका टाइसेक डिजीज, समझ गए बात को। क्रॉस आप देख लीजिए, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस अगर आप देखें तो क्रॉस एक तो आप देख ही लिए, दूसरा आप देखिए अगर मान लेते हैं ए और ए और दूसरा ए और ए, यानी कि एक जो है आपका क्या है, एक ए और ए जो मेल वाला और एक जो है वो क्या हो गया फीमेल वाला। तो अब देखो अगर मान लेते हैं इसके पास क्या है, कैपिटल ए वाले के पास है क्या है, ये बीटा हेक्सोसामाइनिडेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा है और स्मॉल वाला नहीं कर रहा, तो क्या होगा देखो जरा, ए और ए क्रॉस करवा दो, पता चल ही जाएगा तुमको अपने आप। तो ए और ए, तो क्या होगा देखो जरा, यहां होगा बीटा हेक्सोसामाइनिडेज एंजाइम, होगा कि नहीं होगा, होगा, यहां भी होगा, होल बॉडी लेवल पर तो है ना, थोड़ा सा तो है ना, ये वाला क्या है यहाँ है ये वाला एंजाइम, और यहां पर भी है, लेकिन यहां पर क्या है नहीं है, तो ये जो फीटस होगा जिसके ब्लड ग्रुप में ये वाला जाएगा वो क्या होगा खत्म, ये वाला जीन जिसमें चला गया वो खत्म हो गया। बात समझ गए। हाँ होता है तब ना पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए जरा। तो ये सारा कहानी है किसका, टाइसेक डिजीज का। टाइसेक डिजीज में अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए वाला 25% है जो हेल्दी है, 28 ए जो है वो क्या है हेल्दी है, क्योंकि दोनों के पास ना है, दोनों के पास है ये वाला एंजाइम। दूसरा जो है ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 50% कैरियर है, यानी कि हाफ अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस्ड बट सफिशिएंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। तीसरा क्या है स्मॉल ए 25% रिसेसिव इफेक्ट, नो फंक्शनल एंजाइम, यानी कि एंजाइम यहां पर है ही नहीं। तो बस यही कहानी है। आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोमेनिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ध्यान देंगे। हाइपर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया क्या है, नाम ही इतना भयानक है, बाकी काम इसका कुछ नहीं है। हायर लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एनी बॉडी दिस कंडीशन इज कॉल्ड फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, समझ गए। चलिए जरा ध्यान देंगे। अब यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का बात करें तो ये भी आपको दो लेवल पर मिलेगा, मॉलिक्यूलर लेवल और होल बॉडी लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और होल बॉडी लेवल। होल बॉडी लेवल पर फिर से आप अगर बात करें तो होल बॉडी लेवल पर आप देखेंगे कि कोई भी किसी तरह का दिक्कत समस्या कुछ नहीं है, लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे तो मॉलिक्यूल हम लोग को पता चलेगा कि यहां पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, नहीं है, समझ गए। चलिए देखिए जरा, a person with two disease causing allele lack receptor on liver cell that take up the low density lipoprotein from the blood stream। इसमें होगा क्या कि ब्लड स्ट्रीम में जो है क्या होगा, लिपिड का लेवल क्या हो जाएगा, लो चला जाएगा। चलिए those with two mutant allele die as children to heart attack। अब देखो जरा कि जो लो लिपिड है, लो डेंसिटी वाला लिपिड, देखो लिपिड कितना तरह का, दो तरह का है ना, क्या सब, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। लो डेंसिटी लिपिड क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम वगैरह को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। बात समझ गया। तो जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में एलडीएल पहुंचा तो चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, डेथ, या किसी भी पर्सन का हार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब यहां ये है कि अगर मान लेते हैं कि क्या हुआ कि किसी भी पर्सन में, ऐसे समझिए कि क्या होता है कि किसी भी पर्सन में विद टू डिजीज काउजिंग एलील, दोनों डिजीज काउजिंग एलील ही पहुंच गया तो उसके बाद ब्लड स्ट्रीम एलडीएल आ जाएगा और उसका हार्ट जो है वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। दोज विथ वन म्यूटेंट एलील, और वन जो है वो क्या होगा, एक म्यूटेंट एलील है और दूसरा जो है वो क्या होगा, ठीक ठाक है, तो क्या हो जाएगा, वो जो है सफर करेगा लेकिन जिंदा रहेगा। और तीसरा देखिए, पहला बात का है क्या कि दोनों एलील क्या हो गया,
यानी कि जो इफेक्टेड है, इफेक्टेड एलील आ गया तो वो क्या होगा, मर जाएगा। दूसरा क्या है कि एक ठीक है दूसरा खराब है तो जिंदा रहेगा। और तीसरा जो है क्या हुआ, तीसरा मतलब दोनों जो है वो क्या है, ठीक है। तो ध्यान दो जरा, यहां हम लोग लिखते हैं फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया का, तो पर्सन विथ, यहां ध्यान दो, पर्सन विथ 2 वाइल्ड टाइप एलील, वाइल्ड टाइप एलील। तो क्या होगा, वाइल्ड टाइप एलील अगर क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल नंबर ऑफ रिसेप्टर, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये म्यूटेंट नहीं ना है, म्यूटेंट नहीं है जी, मतलब किसी तरह का इसके जीन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, पर्सन विद 1 डिजीज काउजिंग एलील, पर्सन विद 1 डिजीज काउजिंग एलील, तो क्या होगा, क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ रिसेप्टर, हाफ जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन सफर करते रहेगा, लेकिन सफर जो है वो करते रहेगा, पीड़ित रहेगा उस बीमारी से, लेकिन कुछ होगा नहीं। पर्सन विथ 2 म्यूटेंट एलील, अब क्या हुआ, दोनों एलील क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया, तो क्या होगा, दोनों एलील अगर म्यूटेंट हो गया तो राम नाम सत्य है। चलिए, पर्सन विथ 2 म्यूटेंट एलील, जैसे म्यूटेंट एलील आया तो इसके बाद आप जान ही रहे हैं कि उसके बाद 13 दिन बाद मिलेंगे बाल मुड़ा करके, ठीक है। तो इस तरह का जो है बात आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है हम लोग कर लिए खत्म। आगे हम लोग अब शुरू करेंगे क्या, तो को डोमिनेंस। पहला टॉपिक था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा टॉपिक आपका है को डोमिनेंस। अब शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद दूसरा जो है प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में, प्री मेंडेलियन थ्योरी के इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या कहता है, इसको समझिए जरा। मेंडल का पहला जो है रूल ये था कि अगर आप क्या करते, 2 कैरेक्टर को मिलाइए तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव होगा, और इस तरह से ये आपको अगले जनरेशन में क्या होगा कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो है उसमें से केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस बात को गलत साबित कर दिया कि ये बात हो रहा है, उसका कहना था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कि हर बार ये बात सही नहीं होता है। कुछ केस हम लोग को ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि जहां पर क्या होगा कि दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर क्या होगा, दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आया और दूसरा का थोड़ा सा हिस्सा जो है उसमें आ गया। जैसे रेड और व्हाइट को मिलाए तो ना रेड आया ना व्हाइट आया, थोड़ा मतलब ज्यादा रेड और थोड़ा व्हाइट। पिंक क्या है, थोड़ा रेड और ज्यादा रेड और थोड़ा सा व्हाइट का मिक्सचर हो गया और बना दिया पिंक। को डोमिनेंस ये कहता है कि मेंडल्स का ये नियम गलत है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी जो है वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। कहां हो सकता है, तो अब तीसरा जो को डोमिनेंस आपका है ये कहता है कि अगर हम लोग 2 कैरेक्टर को मिलाए तो हो सकता है कि डोमिनेंट हो और रिसेसिव वाला स्टेज हो जाए, हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कंडीशन हो जाए, लेकिन इस दोनों के अलावा भी एक स्थिति हो सकता है जहां पर दोनों कैरेक्टर बराबर बराबर अपना जो है कैपेसिटी दिखाएगा। यानी कि दोनों में से दोनों कैरेक्टर में कोई कम ज्यादा नहीं होगा या पूरा का पूरा नहीं होगा, दोनों लगभग क्या करेगा, बराबर बराबर अपना हिस्सेदारी लेकर के आएगा। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, को डोमिनेंस। इसमें जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आप देखिए जरा कि ए बी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन बी आता है और बनाता है क्या, ए और बी ब्लड ग्रुप। बात समझ गए, तो ये क्या है, को डोमिनेंस का एग्जांपल है। वहां ना ए ज्यादा है ना बी ज्यादा है। कुछ है ऐसा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम ए बी है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप अगर ए और बी ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका है, ए और बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर ए भी होगा और वहां पर बी भी होगा। ना वहां ए का कैपेसिटी ज्यादा होगा ना वहां बी का कैपेसिटी ज्यादा होगा, दोनों का दोनों आपको क्या होगा, बराबर बराबर हिस्से में देखने के लिए मिलता है। ये एग्जांपल है किसका, तो को डोमिनेंस का। चलिए बढ़ते हैं आगे जरा को डोमिनेंस की तरफ। चलिए को डोमिनेंस के बारे में देखिए जरा क्या सब है। अगर हम लोग बात करें, व्हेन बोथ एलील ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन अ हेटेरोजाइगस,
किसी भी स्थिति में हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर क्या होता है कि दो एलील जो है, एक जीन का दो एलील अपने आप को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करने लग जाए तो उसको हम लोग कोडोमिनेंस कहते हैं। बोथ द एलील्स व्हिच आर प्रेजेंट टुगेदर इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बट नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर शो intermediate condition but express their traits independently are known as codominant allele। इसमें जो है पूरा महाभारत आपको देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बारी बारी से जो है कहीं देखेंगे तो आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, आप केवल एग्जांपल से इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। कोडोमिनेंट एलील शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपका वो प्रोसेस है जिसमें एक कैरेक्टर अधिक आ रहा है और दूसरा कैरेक्टर कम आ रहा है, लेकिन कोडोमिनेंस क्या है, दोनों कैरेक्टर साइमल्टेनियसली आ रहा है, बराबर हिस्से में आ रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के साथ कोडोमिनेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। कोडोमिनेंस इनहेरिटेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट ऑफ बोथ एलील। For codominance to be studied, both product must be phenotypically detectable. Phenotypically detectable. The symbol used for codominant alleles are different. Codominant alleles are shown by the same capital letter with different superscript. अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर कोडोमिनेंट एलील को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका जो शो जो किया जाएगा वो कैपिटल लेटर से, लेकिन इसका सुपर स्क्रिप्ट क्या किया जाएगा, अलग लिखा जाएगा। जैसे यहां ध्यान देंगे, सीट में जो लिखा उसको जरा ध्यान देंगे, IAIB ऊपर में लिखिए उसको, IAIB। ये क्या है, ए जो है ये भी ब्लड ग्रुप और बी जो है ये भी ब्लड ग्रुप, और आई क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट है और इम्यूनोग्लोबुलिन बी प्रेजेंट है। बात समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, सुपर स्क्रिप्ट अलग हो गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अलग अलग है, लेकिन जब इसको हम लोग एक साथ मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप बन जाएगा क्या, ए बी बनेगा ना। इसका जब क्रॉस होगा तो बन जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए और बी। चलिए दूसरा, इसी तरह से आप मान लीजिए हीमोग्लोबिन ले लीजिए, तो हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल वाला है और हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल एनीमिया वाला है। बात समझ गए, दोनों का ये देखिए सेम है, लेकिन अब जब एक साथ आएगा तो सिकल सेल एनीमिया वाला कैरेक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। अनदर मेथड टू शो देम बाय देयर कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इस तरह से पहला वाला का जो है मेथड का यूज करते हैं। एग्जांपल, आप कैपिटल लेटर से दिखाना चाहे तो उसका एग्जांपल देख लीजिए, आर अगर रेड के लिए, रेड हेयर के लिए, डब्ल्यू व्हाइट हेयर के लिए कैटल में, इसी तरह से रेड कलर के लिए आर, कैपिटल आर, व्हाइट कलर के लिए कैपिटल डब्ल्यू, येलो कलर के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन कलर के लिए स्मॉल जी, सॉरी कैपिटल जी। समझ गए, तो इस तरह से जो यूज किया जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, यही आपके लिए जो है समझना जरूरी है। एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, क्या सब एग्जांपल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा जो है आपका ये हो जाएगा क्या, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन या एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम। तीसरा आपको देखने के लिए मिलेगा सिकल सेल, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। और इसके बाद चौथा होगा ओट कलर्स, ओट कलर, कोट कलर इन कैटल, कैटल के चमड़े का रंग, ठीक है ना, कैटल के चमड़े का रंग। ये चार एग्जांपल हम लोगों को किस चीज में देखने के लिए मिलेगा, तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और इसके बाद नंबर 4। तो सबसे पहला हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम शुरू करेंगे, सबके बारे में हम लोगों को देखना है। यहां से शुरू करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से। तो देखिए जरा, अगर हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का बात करें तो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग कंप्राइजेस 4 ब्लड ग्रुप्स। अगर एबीओ ब्लड ग्रुप को एबी के बेसिस पर देखें तो कितना तरह का ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है, 4 तरह का। बोलो कितना तरह का, 4 तरह का ब्लड ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है। क्या सब, तो ए मिलेगा, बी मिलेगा, ए बी मिलता है और
ओ मिलता है। ए मिला, ए बी मिला, सॉरी ए मिला, बी मिला, ए बी मिला और ओ मिला। चलिए 3 ब्लड ग्रुप जो है यानी कि ए, बी और ओ वे डिस्कवर्ड बाय लेंस्टीनर, वाइल 1 ब्लड ग्रुप जो है ए बी वो डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा? कैस्टेलो एंड स्टर्ली के द्वारा। कैस्टेलो और स्टर्ली, ये नाम याद रहना चाहिए आपको। एक बात आप और याद रखेंगे, जिसको हम लोग आज सी जान रहे हैं, इसका सॉरी जिसको आज हम लोग ओ जान रहे हैं, इसका नाम पहले सी था। बात समझ गए? ए बी और सी ब्लड ग्रुप, इसको चेंज करके ओ रखा गया और ओ रखने का कारण है ओहेन से, OHEN, जिसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं। ओहेन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं यहां कहने का मतलब है कि यहां किसी भी तरह का एंटीबॉडी जो है वो क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। बात समझ गए? एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। ये किसके बेसिस पर है? तो एंटीजन जो भी प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर, उसी के बेसिस पर इसका नाम दिया गया है। समझ गए? चलिए किस तरह से दिया गया है तो इसको भी आप जरा देखिए। तो अगर हम लोग बात करें अपने आरबीसी का, तो हमारे आरबीसी का जो शेप है वो कुछ इस तरह का है। आरबीसी का शेप इस तरह से, इसके बीच में जो है क्या, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। मतलब पूर्ण रूप से पागल हो चुके हो, या थोड़ा बहुत कसर बाकी होगा अगर, तो तुमको जो 1000 बार कब से बता चुके हैं कि यहां पर जो है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के सेंटर में जो है न्यूक्लियस के जगह हीमोग्लोबिन होगा, जिसका काम होगा कि ऑक्सीजन को वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यहां पर ये रहा इसका हीमोग्लोबिन, और इस आरबीसी के सरफेस पर जिस तरह का एंटीजन प्रेजेंट होगा वही उसी के बेसिस पर उस ब्लड ग्रुप का नाम हो जाएगा। जैसे अगर मान लेते यहां पर एंटीजन प्रेजेंट है ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। अगर यहां पर मान लेते प्रेजेंट है बी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। अगर यहां प्रेजेंट है नहीं, अगर यहां ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, और अगर यहां पर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ओ जो है वहां पर हो जाएगा। बात समझ गए? बात समझे? चलिए एंटीजन का एंटीबॉडी हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो एंटीजन जो भी है, जो एंटीजन है वही तुम्हारा ब्लड ग्रुप। बात समझे? नहीं समझे? देखो ध्यान दो, आरबीसी के सरफेस पर ऐसे समझो, ए आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। अगर आरबीसी के सरफेस पर बी ब्लड ग्रुप, आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अब देखो अगर यहां क्या है कि दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होगा, यहां पर दोनों प्रेजेंट है ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। बात समझ गए? अब देखिए, अब कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो वो तो याद रहेगा ना, वो याद रहेगा कि वो भी बना ही देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अगर मान लेते हैं कि यहां कोई भी जो है प्रेजेंट नहीं एंटीजन, तो ये हो जाएगा क्या, ब्लड ग्रुप ओ। अब हम लोग को याद क्या रखना है कि याद यहां पर ये आपको समझना है कि कौन सा एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है। तो इसको देखिए जरा कि यहां पर अगर बात करें तो ये जो भी ब्लड ग्रुप, जो भी एंटीजन आपके बॉडी में प्रेजेंट है, उसका ठीक जो है विपरीत वाला एंटीबॉडी आपकी बॉडी में होगा। सॉरी उल्टा हो गया, वही वाला एंटीबॉडी जो है आपके बॉडी में होगा। अगर नहीं, एंटीबॉडी विपरीत होगा, एंटीबॉडी विपरीत होगा, और जो भी ब्लड ग्रुप है एंटीजन जो प्रेजेंट वो वाला ब्लड ग्रुप, और जो ब्लड ग्रुप उसके ठीक विपरीत जो है उस तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। जैसे ए एंटीजन यहां प्रेजेंट है, तो यहां जो है एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा आपके बॉडी में बी। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए। यहां पर ए बी दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होगा यहां एंटीबॉडी, यहां पर एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका विपरीत क्या होगा, इसका उल्टा कुछ हो सकता है, कुछ नहीं। और यहां पर अगर हम लोग एंटीबॉडी का बात करें तो क्या होगा, यहां पर बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब आपको याद ये रखना है कि सर यहां पर जो है ना ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यहां पर कोई भी एंटीजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बारे में और ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ना, यहां हम आपको केवल इसका क्या बता रहे हैं, केवल जेनेटिक्स बता रहे हैं, इसका आपको ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं बताया जा रहा है।
बात समझ गए ना। तो एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल जब आपको पढ़ाया जाएगा 11th का टॉपिक, तो वहां पर बताया जाता है। बात समझ गए ना। वहां पे ब्लड का पूरा सिस्टम बताया जाएगा, किस तरह से ब्लड बन रहा है, किस तरह से सारा कुछ है, सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ आपको केवल जेनेटिक्स बताया जा रहा है कि जेनेटिक्स किस तरह से बदलेगा। आप समझ गए ना। चलिए अब देखिए, अब यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आपसे क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स से, कैसे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो जो फीटस होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। बात समझ गए। तो वो सारा क्रॉस आपको करवाने के लिए अब आना चाहिए। बात समझ गए ना, बात समझे। चलिए आगे बढ़िए जरा। एलील्स फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप, एलील का बात करते हैं जरा। एलील्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, यहां तक का सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए बढ़ जाते हैं यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे और देखते हैं एलील्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। एलील्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या एलील हो सकता है, तो ध्यान दीजिए जरा। द सिंथेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग एलील्स डिजाइन्ड IA-IB, ठीक है, या आई। आगे बढ़िए। द आई एलील इज रिसेसिव इन बोथ IA एंड IB, या ध्यान दीजिए ए में ऐसे समझिए सीधा, जैसे ए है, बी है, AB है और O है, चार तरह का एबीओ ब्लड ग्रुप में हो सकता है। अब यहां पर इसका जो है एलील क्या क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IA और I नोट, नहीं लिखेंगे इसको, बोलो I नोट। बी के लिए क्या लिखेंगे, IB लिखेंगे, या क्या लिखेंगे I नोट। यहां क्या लिखेंगे IB। इसके अलावा कुछ लिख सकते हो क्या, कुछ नहीं लिख सकते हो। और यहां पर अगर बात करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां से सीधा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब देखिए अगर हम लोग फिनोटाइप का बात करें तो कितना टाइप का एलील है आपके पास, 4 तरह का। एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 तरह का एलील बना ना, 1 2 3 4। लेकिन अगर आपसे जीनोटाइप पूछा जाए तो कितना टाइप का एलील बना, 1 2 3 4 5 6। बात को समझ में आई। ध्यान दीजिए, ये सब चीज कहीं कुछ नहीं बता रहा है कोई यहां पर, लेकिन आपको ध्यान देना, फिनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप आर 4 टाइप, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप, 6 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट, IA I नोट, IB I नोट, IA IB और II। बात समझ गए। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो है कहानी चलता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का। अब ध्यान दीजिए आप जरा कि यहां पर आप मल्टीपल कोडोमिनेंस के साथ साथ जो है मल्टीपल्स एलील्स का भी आप चर्चा कर चुके हैं। बात समझ गए। जब मल्टीपल एलील्स हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेनिक में, इसी चैप्टर मतलब इसी के आगे, तो आपको वहां पर इसी सारे चीजों का फिर से चर्चा किया जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मैच, मतलब अलग अलग तरह से जो है डिजाइन हो रहा है, उसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, उसका जो है फिनोटाइप रेशियो क्या है, और किस तरह से इसका क्रॉस करवाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे के क्लास में हम लोग जो है MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम, सिकल सेल हीमोग्लोबिन, कोट कलर इन कैटल पर चर्चा करेंगे डिटेल में। सारा चैप्टर यानी कि टोटल चीज को पढ़ने में लगभग 1 लेक्चर आपका जो है लगेगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।